देखो बच्चों, अब हम रिजर्व्स के बीच में जो क्लासिफिकेशंस बने हुए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे देखो, हमारे रिजर्व्स जो है वो दो टाइप के हैं, रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। अगर आपको ध्यान हो, मैंने थर्ड क्लास में या सेकंड क्लास में, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, यही चीज बताया था। स्पेशली इसके अंदर मैंने यही बताया था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। वो क्लास बेशक आप दोबारा रिमाइंड कर लेना। अब बात ये आती है कि रिवेन्यू रिजर्व जो हमारे मेन ऑपरेशन से या किसी अदर सोर्स से मुझे इनकम हो रही है, लेकिन परमानेंट नेचर की नहीं है, रिकरिंग नेचर की नहीं है, बार बार होने वाली नहीं है, तो वो मेरे रिवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। रिवेन्यू रिजर्व का दो टाइप से ट्रीटमेंट होता है। जो मैंने कमाया उसमें से जो मैंने बचाया, वो दो तरीके से मैं अपने पास संभाल के रख सकता हूं। या तो फ्री रिजर्व, किसी भी पर्पस में काम आ जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है, इस पैसे को आगे कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो रिजर्व फंड हो जाएगा, लेकिन है किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है। जबकि बात की जाए स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ठीक है, और फ्यूचर के लिए है ये, ना कि पास्ट में हुए किसी इवेंट के लिए है। पास्ट में हुए किसी इवेंट के लिए स्पेसिफिक पैसा जो निकाला जाता है वो तो प्रोविजन होता है ना, आपको पता ही है, क्योंकि वो एस्टिमेशन पे चलता है और पास्ट के इवेंट के कारण होता है। ये पास्ट के इवेंट के कारण, ये फ्यूचर में जो होगा उसके लिए पैसा निकालना है। अब जैसे सुनो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, अभी पिछली ही क्लास में मैं बता के आया हूं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है कि डिविडेंड को इक्वलाइज करना, किसी साल ज्यादा है किसी साल कम ना दे के एक फिक्स अमाउंट हर साल देना, ताकि लॉस या प्रॉफिट ना हो ज्यादा हमें, और मतलब उन्हें ज्यादा ना देना पड़े, और किसी साल हमें हमारे पास प्रॉफिट ना हो तो हमारी वैल्यू डाउन ना हो, हम उनको डिविडेंड दे पाए, ताकि हमारे शेयर्स की वैल्यू भी एक स्टेबल बनी रहे। उसके बाद बात आती है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो एक बात सोचो, मैंने ना एक मशीनरी खरीदी थी आज से कुछ साल पहले, मान लो 5 करोड़ की मशीनरी खरीदी थी। अच्छा, इन्फ्लेशन के कारण या महंगाई बढ़ने के कारण वो मशीनरी आज, हो सकता है अगर मैं आज खरीदूं तो वो 20 पहले ही खरीदी थी 5 करोड़ की, अब 20 करोड़ की मिलेगी। अब एक बात सोचने की है ना, मेरी जो एसेट्स है जो मैंने खरीदी थी उसके ऊपर लाइफ थी उसकी 10 साल, मैंने हर साल 5 करोड़ के ऊपर 10 साल तक क्या 50-50 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाता गया। वो तो मैंने उस कॉस्ट को बांटा ना जो मैंने अपनी जेब से पहले पे किए थे। एक बात का ये भी तो दिमाग लगाना चाहिए था कि फ्यूचर में ये मशीनरी जब घिस जाएगी तो नई मशीनरी के लिए 20 करोड़ निकालने पड़ेंगे, तो 15 करोड़ के लिए हमें अलग से एक रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स भी तो निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पास्ट में खर्चा कर दिया बस उसके डेप्रिसिएशन को चार्ज करते रहो, फ्यूचर में वो 15 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से निकालोगे। चलो कुछ मान लो एसेट स्क्रैप दे देगी जो मैंने खरीदी हुई है, लेकिन 15 करोड़ जो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, चलो 5 करोड़ तो आप मान लिया निकाल लोगे, क्योंकि अब भी आपने निकाले हैं पीछे जब खरीदी थी, तो 5 करोड़ अब भी निकालोगे। वो 15 करोड़ के लिए तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, तो हम उसके लिए पहले से ही रिजर्व निकाल के रखते हैं कि एसेट्स को जब रिप्लेस करेंगे, ये पुरानी वाली स्क्रैप में जाएगी तो नई आएगी, तो एक्स्ट्रा 15 करोड़ और भी देने हैं हमने उस एसेट्स अमाउंट के अलावा, उसके लिए भी आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा। फ्यूचर में हम इससे एसेट्स खरीदे ना खरीदे ये हमारी बात की बात है, लेकिन रिजर्व तो बनाना चाहिए ना, काम धंधा तो करना ही है। अब बात आती है इस रिजर्व को जो मैं बनाऊंगा रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स के लिए, कभी भी मेरे को खरीदनी पड़ेगी, और महंगी भी हो चुकी है, इन्फ्लेशन के कारण महंगी हुई है या किसी भी रीजन के कारण। मैं अपने पैसे को ये थोड़ा ना जेब में निकाल के तिजोरी में रखूंगा, मैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा, और जहां पे भी इन्वेस्ट करूंगा मैं उसके पीछे वर्ड एक फंड और लिख दूंगा कि मेरा ये रिजर्व फंड है, किसके लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स के लिए। और जो ये पैसा है, एक बात सोचो ना, आप अपने मालिकों को, शेयर होल्डर को डिविडेंड कम दे दो, डिविडेंड दोगे वो तो बिजनेस से बाहर चला जाएगा पैसा, वो तो अपना खा पी के मौज लेंगे, और इतना उन्होंने कमाई क्या करनी है, उतना उन्होंने मेहनत थोड़ा ना करी है, मेहनत तो डायरेक्टर कर रहे हैं, मैनेजर कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं उनको तो पैसे ही मिल जाएंगे, हालांकि उन्होंने पैसा लगाया है, लेकिन ज्यादा पैसा उनको देने की बजाय, उनको ज्यादा एक्सपेक्टेशन देने की बजाय कुछ पैसा अपने पास संभाल के रख लो ना, वो पैसा मशीनरी के लिए निकाल लो, कल को आपको जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा मशीनरी के लिए, मतलब जो पैसा आपके पास अवेलेबल फॉर डिविडेंड था उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड दो, बाकी अपने पास संभाल के रखो, ठीक है। तो जो पैसा संभालोगे वो रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट में काम आ जाएगा, ना कि उसको डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में डालो, उसी डिविडेंड में से कुछ पैसा आप रिप्लेसमेंट में निकाल लो ना, ठीक है। ये थी हमारे रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट। उसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो जो हम इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, किसी और कंपनी के शेयर्स ले लिए हमने कुछ, आपको पता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हर दिन ब दिन कम होती रहती है, बढ़ती रहती है, इनका डेली का है,
अब मान लो आपकी एसेट्स की वैल्यू कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, बार बार ये बेनिफिट या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए क्या? नहीं लिखना चाहिए। आपके लिए एक पहले से एक रिजर्व होना चाहिए, एक फंड होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है उसी फंड में डाल दो, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है उसी फंड से ही चार्ज कर लो। आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्या करो, पीएनएल से एक ही बार बना के निकाल के रख लो उस फंड को, और उसी फंड में ही कोई बेनिफिट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उसी में डालो, कोई लॉस हो रहा है तो उसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से चार्ज करो। जो बच्चे 12th करके, अभी जैसे कॉलेज वाला बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इन सभी के बारे में पता है। 11th वाले बच्चे को नहीं पता तो इतनी बात समझ सकते हो कि हम फंड बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या कम ज्यादा होती है, इसी से ही हम चार्ज कर सके, अगर बेनिफिट हुआ तो इसी में ही क्रेडिट कर सके उस बेनिफिट को। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है? वर्कमैन के लिए बनाया जाता है। जो हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं, वो वर्कर को हो सकता है कि हमारे बिजनेस प्रीमिसेस में काम करते हुए चोट लग जाए, मशीनरी पे जो काम कर रहा था उस मशीनरी में ही हाथ आ जाए, उसका मतलब किसी तरीके से किसी कारण से वो हैंडीकैप हो गया, तो हमें उसका लॉस बियर तो करना पड़ेगा ना, हमें देना पड़ेगा उसकी फैमिली को, या क्योंकि वो अब इसके बाद से अर्निंग नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है, ये किसके लिए बनाया जाता है? हमारे वर्कमैन के लिए बनाया जाता है। क्या ये हमारी लाइबिलिटी है क्या वर्कमैन कंपनसेशन फंड? नहीं। अगर वर्कर को चोट लगेगी तभी तो हम उसको देंगे ना, ऐसे हम उसको लाइबिलिटी बोल देंगे। ये बिजनेस का ही पैसा है, बस फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए निकाला गया है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये रिजर्व ही है, ये प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन ये होता है कि पक्का है चोट लगेगी भाई, पक्का है, फिक्स है चोट लगेगी, ऐसे थोड़ी ना है। ठीक है, तो जो ये पैसा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये निकाला जाता है फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के लिए। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को चोट नहीं लगी तो ये पैसा मालिकों का ही है, अगर लग गई तो उतना पैसा उनको दे देंगे एम्प्लॉय को या वर्कर को, बाकी मालिक बांट लेंगे फ्यूचर में, अगर जरूरत पड़ी तो बांटने की। ठीक है, नहीं तो बिजनेस में ही पड़ा रहेगा। है बिजनेस का पैसा, वर्कर्स का नहीं है, जब तक उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर्स क्या होते हैं? जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं वैसे डिबेंचर्स होते हैं। 12th क्लास वाले बच्चों को पता है, अगर 12th वाले बच्चे देख रहे हैं तो मतलब कभी बाद में जैसे कॉलेज टाइम में या किसी भी क्लास में, आफ्टर 12th वाले बच्चों को ये लगभग इनके मीनिंग पता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है जो हमने डिबेंचर्स जो हमने इशू करे हैं पब्लिक में, जैसे शेयर्स इशू होते हैं वैसे डिबेंचर्स भी होते हैं। डिबेंचर हमारे लिए लोन लाइबिलिटी होता है, हमने लोन लिया है तो उसके लिए हमें फ्यूचर के लिए पैसा निकाल के रखना पड़ेगा, फ्यूचर में हमें ये पे करना है। अब आपको कि फ्यूचर में पे करना है तो ये तो हमारा पास्ट इवेंट हो गया, ये हमारी लाइबिलिटी होगी, इसमें एस्टिमेशन भी पक्का है, ये तो हमारी लाइबिलिटी हुई। एस्टिमेशन तो है ही नहीं, हमें पक्का है कि देने हैं। लेकिन डिबेंचर अपने आप में लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो हो तो रही है, ये तो उसके लिए हमने अलग से एक फंड निकाल के रख रहे हैं, एक पैसा ब्लॉक कर रहे हैं। लाइबिलिटी तो डिबेंचर अपने आप में ही है ना, और इसकी टेक्निकल बात पे या इसके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आने का हमें कोई फायदा भी नहीं है। वो तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आप डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता, लेकिन वो आपके लिए जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का पैसा कभी भी अवेलेबल नहीं होता डिविडेंड देने के लिए, ये हमारे डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है पैसा। इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैपिटल रिजर्व क्या था। जैसे मान लो हम बिल्डिंग किराए पे देते हैं, उसका रेंट मिलना मेरे लिए अदर इनकम मतलब रिवेन्यू रिजर्व था। अब वो वीडियो को ध्यान करो, दूसरी या तीसरी। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग को ही बेच दे तो उससे जो मुझे बेनिफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व है। मान लो हमने अपनी एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया, रिवैल्यू का कोई भी रीजन हो सकता है, और रिवैल्यूएशन करने पे एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करने पे मुझे बेनिफिट हो गया तो वो भी मेरा कैपिटल रिजर्व है। हालांकि रिवैल्यू करने से मेरी जेब में कोई कैश नहीं आता। मैं एक बात बताऊं, ऐसे बोलूं, मेरी एक बिल्डिंग है, बुक्स में 5 लाख की पहले दिखा रखी थी, अब मैं उसको 8 लाख की दिखाना चाहता हूं, 3 लाख का मुझे फायदा हो गया, क्या मुझे कैश में मिला? क्या कुछ नहीं मिला मुझे कैश में, वो तो मैं वैसे ही कर रहा हूं। हालांकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, ये 4 चैप्टर्स हैं जो 12th क्लास में आप पढ़ोगे, आपको रिवैल्यूएशन का मीनिंग और भी ज्यादा एक्सप्लेन करके मिल जाएगा वहां पे। फिलहाल के लिए ये हमारे लिए अनरियलाइज्ड गेन है, इसके बदले कैश कुछ नहीं आना, लेकिन हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो ये बेनिफिट, ये हमारे लिए कैपिटल रिजर्व है। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन परचेस ऑफ रनिंग बिजनेस, मैंने किसी का चलता बिजनेस खरीद लिया, चलते बिजनेस का अगर मैं मोल देखूं ना, उसकी नेटवर्थ देखूं तो 8 लाख रुपए देने बनते थे। ठीक है, 8 लाख देने बनते थे, तो चुपचाप बंदा कह रहा है चल 5 लाख दे दे,
मुझे 3 लाख का बेनिफिट हुआ ना, क्योंकि 3 लाख का माल अगर एक्स्ट्रा पड़ा होगा तो मेरे को तो कमाई होगी ना। तो वो जो 3 लाख का बेनिफिट है वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल रिजर्व है। मैंने चलते बिजनेस को खरीदा और उसमें बेनिफिट हो गया मुझे। और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी बन रही है, नई कंपनी रजिस्टर्ड होगी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कंपनी बनने से पहले ही कंपनी को फायदे हो जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। देखो मान लो एक कंपनी है, वो यहां पे बनी, यहां पे उस कंपनी ने, हालांकि वो बनी यहां पे है, लेकिन यहां पे वो प्रपोज्ड कंपनी है, प्रपोज्ड, अभी कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में चढ़ा ही नहीं है, मतलब उसका नाम एज पर इंडियन कंपनी एक्ट अभी उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ। लेकिन जो उसके एक्सपेक्टेड शेयर होल्डर थे जिन्होंने कंपनी बनानी थी, उन्होंने यहां पे ना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किससे, किसी भी से भी, जो भी हमारा पहले कोई भी हमारे बिजनेस को चला रहा था, कोई फर्म चला रही थी, उस फर्म ने से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपका बिजनेस खरीदते हैं, और उनके कितने पैसे लेने देने हैं वो फिक्स हो गया यहां पे, और यहां पे हमारी कंपनी बनी है। तो यहां पे जो बिजनेस चलेगा वो कंपनी के नाम से तो चल ही नहीं सकता, कंपनी तो यहां पे बनी है, इसके बाद कंपनी के नाम से चलेगा। इससे पहले जो बिजनेस चलता रहेगा ना, चलाने वाले कंपनी वाले शेयर होल्डर या मालिक या डायरेक्टर्स ही होंगे, लेकिन वो किसके नाम से चल रहा होगा, उस पुरानी फर्म के नाम से जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो पैसा हमारा है, कमाई हमारी है, इसलिए कंपनी बनने से पहले के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिजर्व है। क्योंकि यहां से हमारा बिजनेस बना है ना, तो यहां से स्टार्टिंग मानी जाएगी, तो ऐसे ही कमाई हो रही है हमें, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ऐसे कि कंपनी यहां पे बनी है, तो इससे पहले वाले सारे बेनिफिट हमारा कैपिटल रिजर्व है। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, हमने, अब एक बात है, ये भी 12th वाले बच्चों को अच्छे से पता है, फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब होता है कि हमारे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे ना, उनके शेयर्स की वैल्यू मान लो 10 रुपए थी। 11th वालों के लिए खास तौर से थोड़ा थोड़ा बात बता पाऊंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं इसको। शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी और ना अभी तक शेयर होल्डर ने 8 रुपए दिए हैं, हमने 2 रुपए और मंगवाए कि अपने पैसे पूरे कर दो। वो शेयर होल्डर में से ना लगभग सभी ने पैसे दे दिए, लेकिन 1-2 शेयर होल्डर ने अपने 2 रुपए नहीं दिए। हमने उनके 8 रुपए वाले भी जब्त कर लिए, उनके पैसे जब्त कर लिए और उनको शेयर होल्डर नहीं रहने दिया। अब उनके शेयर्स हमने जब्त कर लिए, वो हमारे शेयर होल्डर नहीं है। वो 8 रुपए का जो हमारा बेनिफिट है, फिर दोबारा से हम शेयर्स को रीइश्यू करेंगे, तो रीइश्यू करने के बाद जितना भी बेनिफिट हमारा उन शेयर को फॉरफिट करने पे हुआ है, वो भी हमारा कैपिटल रिजर्व है। क्योंकि हमारा डेली का काम थोड़ी ना शेयर फॉरफिट करना, हमने शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया, उन्होंने पैसे नहीं दिए, हमने किसी और को वो शेयर्स रीइश्यू कर दिए। रीइश्यू करने के बाद हमें जो भी बेनिफिट हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे तो आए ही हैं, तो वो जितना भी बेनिफिट होगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। तो ये फॉरफिटेड की बात है। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना शेयर्स को। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स का उधार हमने लिया था कभी 5-7 साल पहले, आज हमें उनको रिडीम करना है। रिडीम का मतलब उनको वापस देने हैं पैसे। उधार लेके पैसे तो वापस देंगे ना, कि मना कर जाएंगे। तो हमने मान लो 5 साल पहले 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स लिए थे, मतलब हमने 5 लाख रुपया उधार लिया था। अब पेमेंट करते टाइम ना हम उनको किसी भी रीजन से, रीजन की बात नहीं मैं कर रहा, वो आपको रीजन जानने की जरूरत भी नहीं है, हम उनको अपनी जेब से 4,80,000 दे रहे हैं, तो 20,000 का बेनिफिट हुआ ना, वो 20,000 का जो बेनिफिट है वो भी मेरे लिए कैपिटल रिजर्व है। क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा ना ये काम करता रहता हूं कि रिडम्पशन पे फायदा कमाऊंगा। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन। और लास्ट बात आती है, हमने शेयर्स इश्यू करे या डिबेंचर्स इश्यू करे, मतलब जब पैसा लेना था शेयर्स का फर्स्ट टाइम जब हमने इश्यू करे थे या डिबेंचर्स का, उसके ऊपर जो भी हमें फायदा हुआ, जैसे सोचो मेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन मेरी कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है कि मैं उसी शेयर को 15 रुपए में इश्यू कर रहा हूं या डिबेंचर को, तो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले वो भी हमारे लिए कैपिटल रिजर्व है। इसको हम वर्ड बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट जो है हमारे लिए कैपिटल रिजर्व है। मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा बताया है, बाकी जितना आपको समझ आ पाए। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो जाता है, अगर कोई छोटा मोटा पॉइंट रह गया होगा तो मैं अभी अगली क्लास में आपको समझा दूंगा।